दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव, दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव बिल्कुल इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। परिणाम क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात तय है कि चाहे महाराष्ट्र हो या झारखंड, भाजपा को बागियों से लड़ने के लिए काफी कवायद करनी पड़ेगी। झारखंड में तो उसने कम से कम 40 बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसका मतलब क्या है कि जितनी सीट नहीं, उससे ज्यादा, कम से कम आधे से ज्यादा लोग बागी हो चुके हैं। और ये बागी शांत बैठने के लिए बागी नहीं हुए हैं, पार्टी का विरोध करने के लिए बागी। दूसरी पार्टियों से जो खरीद फरोख्त करके नेता आए हुए हैं, जो अपने आप को मुख्यमंत्री का सपना देख करके उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को धोखा दिया था, आज भाजपा उन्हीं नेताओं के कारण अपने पार्टी के अंदर भारी असंतोष को झेलना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में भी बहुत स्थिति अच्छी बेहतर नहीं है। महाराष्ट्र की जो हालात हैं, अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा समझने की भूल की तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सॉरी, रीजन बहुत साफ है। महाराष्ट्र का चुनाव राहुल गांधी वर्सेस बीजेपी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव मराठा के वरिष्ठ नेता, मराठा राजनीति के 5 दशक तक राजनीति करने वाले शरद पवार के गढ़ में ये चुनाव है। और शरद पवार महाविकास आघाड़ी को लीड कर रहे हैं। ठीक है, उनका ये अंतिम चुनाव है, उन्होंने बोला है, लेकिन भाजपा यहां पे हल्के में नहीं ले सकती। यहां ये वो स्टेट नहीं जहां राहुल गांधी पर आप आरोप लगा करके चुनाव जीत जाओगे। यहां ऐसा नहीं हो सकता है। और महाराष्ट्र में जो स्थितियां हैं उसको नजरअंदाज नहीं किया सकता। देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव कौन जीतेगा? जिसके पास नेता होगा, जिसके पास नारा होगा और जिसके पास जातिगत समीकरण होंगे, वही चुनाव जीत पाएगा। अब भाजपा को ये देखना है कि उसके पास क्या है। महाविकास आघाड़ी नारा बुलंद है, महाराष्ट्र फर्स्ट। मराठी मानुष के एतबार के लिए, मराठी मानुष के पक्ष में, आरक्षण के लिए हर तरह से महाविकास आघाड़ी आगे चल रहा है। वो चाहता वो उनके साथ है कि इनकी रक्षा की जानी चाहिए। अब संविधान की रक्षा, याद रखिएगा, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन राहुल गांधी ने आज क्या किया है? संघ के गढ़ में, संघ के हेडक्वार्टर में, नागपुर में एक बड़ी रैली की और वहीं पर संविधान के मुद्दे को फिर से उठा दिया। वहीं पर जातिगत जनगणना का मुद्दा फिर उठ गया। और ये मुद्दे जहां भी उठते हैं, भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि देश में जातिगत जनगणना हो। ये संविधान खतरे की बात उठी। उस संविधान खतरे की लाल किताब को राहुल गांधी ने दिखाया तो भाजपा ने उसको कुछ नया मोड़ देने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, इससे होगा क्या? आप कितनी भी मोड़ दे दो, ये चुनाव है। और ऐसे में जो महाराष्ट्र का चुनाव है वो महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में नहीं है दोस्तों। महायुति को लीड कौन कर रहा है? महायुति को लीड कर रहा है संघ। संघ ने महाराष्ट्र के चुनाव को अपने नाक का सवाल बना लिया है। वहीं महाविकास आघाड़ी को लीड कौन कर रहा है? शरद पवार। शरद पवार इस पूरे चुनाव को लीड कर रहे हैं। ऐसे में इस चुनाव को 2 संभागों में देखा जा सकता है। एक तो सीधे संघ वर्सेस शरद पवार या मोदी वर्सेस शरद पवार।
अगर मराठा राजनीति की बात करें तो ये चुनाव मराठा की राजनीति के अस्तित्व का सवाल है कि मराठा शरद पवार के अलावा ये जो बाला साहब देशमुख, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की जो सियासत है उसका असली वारिस कौन होगा? क्या सिंधी की राजनीति उद्धव को मात देगी या उद्धव इस चुनाव में सिंधु को सबक सिखा करके पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक शिवसेना की बात को स्वीकार कर लेगी महाराष्ट्र की जनता? क्या ऐसा हो पाएगा? ये चुनाव इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि शरद पवार ने कहा कि उनका अंतिम चुनाव है। ये एक तरह से इमोशनल कार्ड है, लेकिन ये महाराष्ट्र की राजनीति में लोगों को काफी भावुक कर रहा है कि शरद पवार जैसा नेता, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार से को हटा करके तोड़ने की, खत्म करने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र मानुष ने शरद पवार को जिंदा रखा और दिखाया कि ऐसे नेताओं से पार्टी टूटा नहीं करती। और आज अजीत पवार खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज शिंदे खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो शिंदे ने किया, आज भाजपा ने दूध की मक्खी की तरह को किनारे कर दिया है। मुख्यमंत्री का ख्वाब देखना तो भूल गए हैं, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कैसे अपने अस्तित्व को बचाया जाए। आप देखिए, बुरा करने वाले के लिए आयाम बुरा ही होता है। दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण को हम विस्तृत रूप से आपको बताएं उसके पहले आपसे एक निवेदन कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें। और अगर आप दिल्ली सहारा को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप उसको थैंक्स बटन दबा करके जो भी राशि देना चाहें दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम दोबारा महाराष्ट्र के चुनाव को किस दशा और दिशा में जा रहा है इस पर बात करेंगे। देखिए, राहुल गांधी ने नागपुर में जो रैली की उसमें संविधान का मुद्दा उठाया, उसमें जाति की जनगणना का मुद्दा उठाया और ये मुद्दे बहुत अहम है। हिंदुस्तान की राजनीति में आग का काम कर रहे हैं। लोगों के जहन में, लोगों के दिलों में ये इस बात को सोचने को मजबूर कर रहे हैं कि जाति की जनगणना में दिक्कत क्या है सरकार को। अगर सबकी सच्चाई सामने आती है तो उसमें बुराई क्या है? वही संविधान बचाओ की जो बात महाविकास आघाड़ी कर रहा है या कांग्रेस अलायंस कर रहा है, गठबंधन कर रहा है, महागठबंधन कर रहा है, उससे सरकार पीछे क्यों जा रही है? अगर संविधान खतरे में क्यों है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। मैं मानता हूं कि नागपुर में रैली करने के बाद एक बार फिर राहुल गांधी लाइमलाइट में आ गए हैं। यद्यपि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव बहुत ही सूझबूझ का परिचय दिया है। उन्होंने कहीं भी किसी चीज में फंसने की कोशिश नहीं की। जो भी चुनाव हुआ, इस चुनाव के अंदर हर पल उन्होंने कोशिश की कि कोई भी डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। नुकसान हो रहा हो जाने दो, इस चुनाव को जीतना हमारा पहला मकसद है, चाहे कांग्रेस को सीटें कम मिले या सही मिले। सीटें कम मिली, उन्होंने समझौता किया, लेकिन विवाद नहीं किया। और देखिए, पूरे चुनाव के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि महाविकास आघाड़ी में कोई जो है कोई किसी भी तरह का विरोध नहीं हुआ, लोग पार्टी छोड़ के बाहर नहीं गए। एक ये बहुत बड़ी बात है। बड़े सूझबूझ ढंग से शरद पवार ने, उद्धव ठाकरे ने और राहुल गांधी ने मिलकर के इस पूरे प्रकरण को डील किया। और ये महाराष्ट्र के अंदर लोगों के अंदर एक संदेश गया कि आघाड़ी एक है। यहाँ किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ अजीत पवार को दरकिनार करने की वाला कोई दूसरा नहीं है। यहाँ सिंधु को मात देने के लिए कोई दूसरा नहीं है। फडणवीस चाहते हैं कि सिंधु को खत्म कर दें, अजीत पवार चाहते हैं कि वो फडणवीस को किनारे लगा दें। ये जो विवाद है, एक दूसरे को डोमिनेट करने की राजनीति, ये महायुति के अंदर चल रही है और ये एक बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, दूसरा, इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है? लेगेसी बचाने का एक बहुत बड़ा खेल इसके अंदर चल रहा है। अस्तित्व की लड़ाई। दो लोग इसमें अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत चूंकि अहम
उनकी जिंदगी के, उनके भविष्य के लिए एक अहम फैसले होंगे महाराष्ट्र का चुनाव का परिणाम। पहला, शिवसेना के अंदर असली शिवसेना जनता किसको मानती है? उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वो इस चुनाव में सिंधियों को निपटा दें, जिससे कि जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का वोट बैंक है, वोट बैंक एक तरह से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में आ जाए। शिंदे जो लोकसभा चुनाव में एक सही परिणाम दिया, सही रिस्पांस दिया, जनता को उनका प्यार मिला। शिंदे चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे इस पे निपट जाते हैं तो फिर पूरे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के नाम पर शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना होगी। अब ये तो शिंदे की बात हो गई। दूसरी तरफ शरद पवार की लड़ाई है। शरद पवार अपने भांजे अजीत दादा पवार को भी निपटाना चाहते हैं। जैसे उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया और उसके बाद क्या हुआ कि शरद पवार ने अपनी बेटी को वहां से उतार दिया। अंत में अजीत पवार को मात खानी पड़ी। बाद में उन्होंने माफी मांगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है दोस्तों, अब अजीत पवार को निपटाने की बात शरद पवार के जहन में है। शरद पवार चाहते हैं कि उन्होंने अनाउंस किया कि मेरा ये अंतिम चुनाव है। ये तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव में सहभागिता अंतिम है। यानी कि वो भी चाहते हैं कि इस चुनाव में अजीत पवार को निपटा दिया जाए, जिससे कि एनसीपी एकमात्र विकल्प लोगों के सामने बना रहे जो पहले था, और उसके बाद वो अपनी बेटी सोले को जो है ऐसा कुछ दे के जाए जिससे कि सुप्रिया सोले एनसीपी की राजनीति को लीड कर सके। यानी कि दोनों पार्टी के और अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये चुनाव परिणाम इस बात को भी क्लियर करेगा कि एनसीपी और शिवसेना के अंदर किसका भविष्य उज्जवल है। अब देखिए, अंतर कलर से बचा लिया गया, लेकिन सवाल इस बात का है दोस्तों कि समय ऐसा नहीं है कि जिसको आप ये सोचें कि हम चुनाव को किसी एक रणनीति के तहत लड़ लेंगे। हर दिन हल पर रणनीतियां बदल रही हैं। ये चुनाव इतना आसान नहीं रह गया है। ये चुनाव वो नहीं कि मोदी ने रैली की, हाथ हिलाया और वोट पड़ गए। यहां पे ऐसा नहीं। स्थितियां दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा भयावह हो रही हैं कि इसको कैसे बचाया जाए। और यही रीजन है कि महाराष्ट्र के चुनाव की तरफ फोकस लोगों का बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, महायुति के अंदर जो विरोधाभास है उसका फायदा अघाड़ी उठाना चाहता है। महायुति ये सोचती है कि अघाड़ी के अंदर कोई विरोधाभास निकले, लेकिन मजबूरी है कि उसको कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। इंटरनल कुछ होगा तो ये भी नहीं कह सकते। ऐसे में होगा क्या? देखिए, हम उसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि चुनाव वो जीतेगा महाराष्ट्र में जिसके पास नारा होगा, नेता होगा और जातिगत समीकरण होंगे। अब नारा, महाराष्ट्र फर्स्ट का नारा लेकर बुलंद कर रहा है महाविकास आघाड़ी। कांग्रेस के, भाजपा के पास मोदी है तो मुमकिन है। मोदी के बीच पे हर चुनाव नहीं जीता सकता, फाइट नहीं किया सकता। नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर स्टेट का कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं। फडणवीस को अगर छोड़ दें, जिनको कि 2014 से लगातार आप घसीट रहे हो, जो चुनाव के अंदर एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। वहीं अघाड़ी के पास नेताओं की कमी नहीं है, और वो नेता नहीं, शरद पवार जो मराठा राजनीति का विश्व पितामह है। शिवसेना उद्धव प्रमुख उद्धव ठाकरे, कांग्रेस तो खैर है ही है। तो ऐसे में परिपक्व नेता भी अघाड़ी के पास है, परिपक्व माहौल भी अघाड़ी के पास है। दूसरा आता है जातिगत समीकरण। देखिए, जातिगत समीकरण में इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि मराठा की राजनीति की, मराठे के अस्तित्व की राजनीति करने की जो बात आई है, उससे मराठों का जो वोट बैंक है वो शरद पवार को ये कहिए कि महाविकास आघाड़ी को फायदा कर सकता है। अब इसमें एक नया जो मामला आया है जरांगे पाटिल का, मनोज जरांगे पाटिल का। अब इन्होंने, भाजपा पूरी कोशिश कर रही थी कि जरांगे पाटिल 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़े, तो उससे क्या होता कि मराठा वोट बैंक बढ़ जाता और उसमें अघाड़ी का नुकसान होता। लेकिन 2-3 दिन पहले जो इन्होंने, मनोज जरांगे पाटिल ने जो फैसला लिया, उससे भाजपा के तोते उड़ गए हैं।
क्योंकि उनका कहना है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन लोगों को हराने का आह्वान किया, जिन्होंने उनको मजबूर किया है इस महाराष्ट्र के अंदर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। कौन है? सरकार। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी। तो उन्होंने विरोध का आयाम प्रस्तुत कर दिया है। और जहांगीर पाटिल का विरोध का मतलब यह है कि उनके पास एक भारी जन समुदाय है, जो कि अगर उनके इशारे को समझता है तो इसका मतलब है कि वो भाजपा का विरोध करेंगे। अब ऐसे माहौल के अंदर दिन प्रतिदिन, मैंने बोला कि दिन प्रतिदिन स्थितियां बदल रही हैं। ये एक दिन की कहानी नहीं है दोस्तों। दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे नारा, नेता और जाति का समीकरण। देखिए, स्टेट लेवल पर फर्नांडिस के अलावा भारतीय जनता पार्टी कोई नेता नहीं है, नारा का पता नहीं है। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि अल्टीमेटली जाति के समीकरण भी कौन से बैठेंगे भाजपा के पक्ष में। हर बार मोदी के हाथ हिलाने से सरकार नहीं बनती। परिपक्व राजनीति के लिए जरूरी है कि आप इतने नेताओं को तैयार करें जो हर मंच पर जाकर, हर ग्रुप में जाकर अपनी बात को, उनकी बातों को समझ करके उनके लिए कुछ कर सकें। यहां ऐसा नहीं है। अब देखिए, छोटी सी चीज हम आपको बताना चाहते हैं। अंतोगत्ता महाराष्ट्र में होने क्या जा रहा है। सर्वे बहुत शांत हैं। जो सर्वे करने बड़े मठाधीश थे, तो सीधे मोदी की जब करते हुए बता देते थे कि वो भाजपा लीड कर रही है, भाजपा बहुत आगे जाएगी, अब की बार 400 पार। वो शांत होकर बैठ गए हैं, क्योंकि उन सबके विश्लेषण लगातार गलत साबित हो रहे हैं। जनता के सामने वो बैठने के लायक नहीं है, इसीलिए वो बहुत फूक फूक के कदम उठा रहे हैं कि यही गलती से हम कह गए, फिर हमारी दुकान बंद ना हो जाए। अब देखिए, लोकसभा चुनाव में टोटल 288 विधानसभा 288 सीटें थी। लोकसभा में 48 सीटें थी। 48 में से 31 सीट यानी 31 सीट कांग्रेस अघाड़ी ग्रुप जीत चुका था। यानी कि अगर हम विधानसभा में इसको परिवर्तित करें, डाइवर्ट किए, तो 158 सीटें आती हैं। यानी कि 158 सीटों पर महाविकास अघाड़ी की लीड थी और 121 सीटों पर लगभग महायुति की लीड थी। अब देखिए यहां पे क्या हुआ। यहां पर 31 से 32 सीटें ऐसी थी जिसपे जीत का मार्जिन केवल 5,000 था, जिसमें कि 16 सीटें जीती थी जो है महाविकास अघाड़ी ने, और 15 सीटें जीती थी महायुति ने। अब यहां पे मार्जिन 5,000 का था। अगर भारतीय जनता पार्टी इस सारी सीट को जीत लेती है, यानी कि उसका उतना ही कम से कम 15 सीटों का इजाफा हो जाएगा। 15 सीटें ऑलरेडी के पास थी, और यही अघाड़ी ने थोड़ी सी मेहनत करके अगर सीटें बढ़ा दी तो उसको ज्यादा सीटों की जरूरत नहीं है, फिर वो सरकार बना सकता है। अब इसमें चाहे वो मराठवाड़ा हो, चाहे ऐसी महाराष्ट्र के अंदर पश्चिम महाराष्ट्र हो, इन सब जगहों पर महायुति को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, और तकलीफ उसको भारी पड़ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र का कोई ऐसा नेता नहीं है जो वहां बैठ करके उन चीजों को समझ सके। फर्नांडिस सिर्फ इसलिए है कि उनको कब सीएम बना जाएगा, कब डिप्टी सीएम बना जाएगा, सिर्फ इस कोशिश में रहते हैं। महाराष्ट्र के अंदर उनके कामों की कोई गिनती नहीं है, उन्होंने क्या किया है। ऐसे में दोस्तों ये बात तो बहुत साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक व्यापक बदलाव की स्थिति पैदा हो रही है, और ये कहां तक जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। चुनाव परिणाम अघाड़ी के पक्ष में होंगे या महायुति के पक्ष में होंगे, या कोई तीसरा विकल्प निकल के आएगा, इसकी उम्मीद तो नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये बात तय है कि इस पूरे चुनाव में मोदी की पूछ थोड़ी कम हुई है, योगी की पूछ ज्यादा हुई है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब ये नारा योगी ने बुलंद किया, उसके बाद क्या नाम है, आरएसएस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। आरएसएस के एक्सेप्ट करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने एक्सेप्ट कर लिया। सबसे बड़ी बात ये है, प्रधानमंत्री तो योगी जी को भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अगर मजबूरी होती तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया जा सकता है। संबंध थोड़ी बेहतर हो रहे हैं, बर्फ काफी पिघल चुकी है, जैसे मैं कई बार आपको। तो उससे एक बात साफ है कि ऐसे में अगर भाजपा महाराष्ट्र जीतती है तो फिर मोदी बहुत स्ट्रांग होंगे,
उनके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं चलेगा, चाहे वो संघ हो या कोई भी। लेकिन अगर भाजपा चुनाव हार जाती है, तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डाउन होगा और उसके ऊपर संघ जैसे जो दल हैं, वो कहीं न कहीं उन चीज़ों पर प्रेशराइज़ करेंगे, जो कि काफ़ी लंबे समय से उनकी कोशिश थी कि वहाँ पे उनका व्यक्ति बैठा जाए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन तमाम मुद्दों को लेकर के दोस्तों, जो चीज़ समझ में आई है, उससे ये तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अभी सब कुछ खोया उसने नहीं है। वो चाहे तो महाराष्ट्र को बचा सकती है और अगर महाराष्ट्र को नहीं बचा पाई, तो महाविकास आघाड़ी ने कोई कसर छोड़ नहीं रखी है। वो लगता है कि वो भी चुनाव में उन सारी रणनीतियाँ तैयार कर रखी हैं। दोस्तों, आपको ये हमारा विश्लेषण एनालिसिस कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात मैं फिर आपसे निवेदन करूँगा कि अगर दिल्ली सहारा को कोई आर्थिक मदद करना चाहे तो थैंक्स बटन को दबा दीजिए। जो भी आप राशि देना चाहें दे सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ सत्येंद्र श्रीवास्तव, कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में मौजूद होऊँगा। नमस्कार।